बेटा ये जो मैंने आपका सेकंड क्वेश्चन से इससे पहले आपने मौर्य साम्राज्य को जानने के सूत्र पढ़े थे, इसमें आप पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक लक्षणों की विशेषताएं, यानी किस प्रकार का वहाँ पे प्रशासनिक ढांचा था, उसकी विशेषताएं यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको कि मौर्य जो शासनकाल रहा वो राजतंत्रात्मक रहा। लेकिन राजतंत्रात्मक मैंने आपको पहले भी कहा था, जब 16 महाजनपदों में दो प्रकार की शासन प्रणाली थी, एक थी राजतंत्रात्मक, एक थी गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का मतलब जहाँ राजा का शासन होता है, यहाँ राजा का शासन तो था लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। ये ध्यान रखने की बात है कि निरंकुश नहीं था राजा, तो राजा केंद्र बिंदु था। और केंद्र शासन में आता है ये केंद्र प्रशासन, राजा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ था, केंद्र का मुखिया था। लेकिन मैंने कहा जैसे कि राजतंत्रात्मक तो था लेकिन निरंकुश नहीं था, तो राजा के अंडर में मंत्री परिषद होता था और मंत्री परिषद को अमात्य मंडल कहते थे। ये अमात्य मंडल में 12 से लेकर 18 इसमें मंत्रीगण होते थे और इन मंत्रियों की सलाह पर ही राजा कोई कार्य करता था, यानी कि राजा निरंकुश नहीं था, वो इस मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता था। और ये इनकी संख्या 12 से 18 तक थी। इसके बाद ये जो प्रमुख मंत्री होते थे इस मंत्रिमंडल में, इसमें मंत्री है यानी कि प्रधानमंत्री, पुरोहित जो सबसे बड़ा पुरोहित, कुल पुरोहित, सेनापति, प्रधान सेना नायक, सैनिकदाता यानी कोषाध्यक्ष जो वित्त का हिसाब करता था, दंडपाल न्याय जो व्यवस्था देखता था, और दुर्गपाल यानी कोतवाल यानी कि जो पुलिस और सुरक्षा का कार्य उन्हें उसमें देखता था। तो ये है इसका केंद्र प्रशासन। केंद्र मैंने बताया राजा सर्वोपरि, राजतंत्रात्मक प्रणाली, लेकिन निरंकुशता नहीं। राजा इस मंत्री परिषद या अमात्य मंडल की सलाह पर ही कोई कार्य करता था। उसके बाद आता है प्रांत, यानी जैसे हमारा प्रांत है क्या, उत्तराखंड प्रांत है, तो ऐसे जो इसका पूरा साम्राज्य जो था वो 5 प्रांतों में, 5 राज्यों में बटा हुआ था। ये 5 राज्यों की जो सीमाएं जो थी वो सौराष्ट्र यानी कि ये गुजरात काठियावाड़ का जो इलाका आता है वहां से लेकर पश्चिम बंगाल तक पूरा फैला हुआ, यानी कि पूर्व से और पश्चिम। इसी प्रकार हिंदुकुश यानी जम्मू कश्मीर का जो ऊपर इलाका आता है पूरा हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर नर्मदा नदी यानी अमरकंटक नीचे वहाँ, मतलब उत्तर से दक्षिण, तो ये इसकी सीमाएं थी इसके साम्राज्य की। और वो साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों के जो प्रमुख होते थे वो राजकुमार या राजा का कोई विश्वास पात्र जो राजघराने से संबंधित होते थे, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था और राजा तो केंद्र में रहेगा ना, लेकिन उसके जो राज्य होंगे यानी जो उसके प्रांत होंगे उन पर वो किसी विश्वास पात्र को या अपने ही बेटे को या राजकुमारों को क्या दायित्व देता था। 5 प्रांत मैंने जैसे बताए, ये 5 प्रांत क्या थे, इन 5 प्रांतों को बांटा गया था। पहला था उत्तरापथ यानी उत्तर के जो राज्य, उसमें काम्बोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब। ये पंजाब कौन सा है, जो उस समय पाकिस्तान का जो मतलब जो सिंध प्रांत जिसे कहते हैं आप, ये पूरा इसके अंडर में था। फिर है पश्चिमी पथ। पश्चिमी पथ में ये काठियावाड़, गुजरात, सौराष्ट्र जिसे कहते हैं, काठियावाड़, सौराष्ट्र, मालवा, मलावा दक्षिण का जो पठार है। इसी तरह दक्षिणापथ, दक्षिण की ओर विंध्याचल पर्वत का पूरा दक्षिणी भाग इसके साम्राज्य में था। फिर कलिंग, ये अशोक के द्वारा जो जीता गया, कहते हैं कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से अपनाया और हिंसा को त्याग करके अहिंसा को अपनाया था। क्यों? क्योंकि कलिंग के युद्ध में कई हजारों संख्या में औरतें, बच्चों का जब उसने नरसंहार देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया और वो एक महान शासक बना उसके बाद और कल्याणकारी कार्य करने लगा। तो कलिंग यानी उड़ीसा, ये पूरा प्रांत है। और जो मध्य प्रांत है, मध्य जो भाग है, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल का पूरा बीच का इलाका, ये इसके 5 प्रांत थे और इन प्रांतों को राजकुमार देखते थे। इसके बाद आया नगर प्रशासन। देखो पहला केंद्र है साम्राज्य, उसके बाद उसके प्रांत, उन प्रांतों के अंदर क्या है नगर। तो नगर में
6 उप समितियां बनी हुई थी। पूरे नगर जो है उनमें प्रत्येक नगरों में 6 उप समितियां बनी हुई थी और जिनके 5 सदस्य होते थे। ये समितियां थी औद्योगिक समिति। मैंने इस समिति के 5 सदस्य क्या कार्य करते होंगे कि यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वो कैसे चल रहे हैं, क्या उसमें होना चाहिए वगैरह वगैरह, इसका वो करते हैं। शिल्प कला समिति, शिल्प कला जैसे धातु कला, वास्तुकला वगैरह वगैरह, इस पर जो निगरानी रखते थे या इनकी देखरेख जो करते थे वो शिल्प कला समिति करते थे। ऐसी वस्तु निरीक्षक समिति, यहाँ पर देखो जैसे कि भाई देखो मैंने कहा ना कि ये साम्राज्य, इसकी विशेषता अपने आप में इतिहास में बहुत बड़ी है। कहते हैं ना कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य को तो भारत का क्या कहते हैं, स्वर्ण काल भी कहते हैं, राम राज्य कहते हैं उसको। तो वस्तु निरीक्षक समिति में था कि ये लोग कहते थे कि जैसे आजकल इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं ना कि इनकम टैक्स वाले या फिर ये राशन की चेक करने वाले की कोई मिलावट ना हो, तो ऐसी वस्तुओं में जब मिलावट ना कर पाए, कोई मापने तोलने में मिलावट ना कर पाए, तो ये कार्य जो है वस्तु निरीक्षक समिति करती थी। कर समिति जो टैक्सेस वगैरह वसूल करती थी, इनकम टैक्स से आप कह सकते हो आज के टाइम पे। जनगणना समिति, देखो जनगणना समिति बनाई थी इसने कि भाई प्रत्येक वर्ष जो है या जितना भी वो टाइमिंग होगा वो वहाँ पे अपने साम्राज्य में लोगों की जनगणना करेगा। अगला है ग्राम प्रशासन, और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, सबसे बड़ी केंद्र, प्रांत, नगर और उसके बाद ग्राम। ग्राम का जो मुखिया होता है उसको ग्रामिक कहते थे, लेकिन ग्रामिक से ऊपर एक पद और था जिसको गोप कहते थे। गोप जिसके अंडर में 10 गांव होते थे, तो 10 गांव का एक गोप और प्रत्येक गांव का एक मुखिया ग्रामिक। इसके बाद की इसमें जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, एक चीज में और रह गई है न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में इसके 2 प्रकार के न्यायालय यहाँ पे थे। एक कंठ शोधक न्यायालय, तो कंठ शोधक न्यायालय और एक दंड शोधक न्यायालय। उसमें 2 प्रकार के मुकदमे आते थे, दीवानी और फौजदारी। तो ये आपका क्या है, मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं हैं। इस वीडियो के जरिए आप जो है इसका विस्तारित मैं आपको आगे भेजने वाला हूँ, उसका उत्तर वो आप लिखेंगे। तो ये 2 प्रश्न आज आपने करने हैं। और एक मैंने आपको बेटा एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार एक दो कॉपियाँ विद्यालय में या फिर डायरेक्टली मेरे घर पे आप भिजवा सकते हो, जिससे कि वो थोड़ा बहुत निरीक्षण भी होती जाए साथ साथ में। और वीडियो के द्वारा मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ कल या परसों में, तो आप जो लिखते हो उसको आपने याद भी करना है बेटा। जैसे 2 प्रश्न दे रहा हूँ, खाली समझना भी है, याद भी करना है।